आप सभी लोग कैसे हो बेटा? तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चारों ऑर्डर के कन्फर्मेंस को स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम चारों ऑर्डर की जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है अर्थात उनका स्वभाव है उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वभाव अर्थात नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझ लेते हैं। तो इस अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, हर यूनिट का अपना एक पर्टिकुलर रोल है, हर यूनिट की अपनी एक वैल्यू है, या कह सकते हैं हर यूनिट की अपनी एक यूजफुलनेस है, उसकी उपयोगिता है। तो इसी को ही हमने उस इकाई का स्वभाव कहा। तो किसी भी इकाई की जो वैल्यू है या उसका रोल है या उसकी यूजफुलनेस है, इस अस्तित्व में यही उसके स्वभाव को इंडिकेट करती है। तो स्वभाव जो है किसी भी इकाई का वह गुण है, वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो इकाई इस अस्तित्व में अपना रोल प्ले करती है। तो कहने का अर्थ है कि नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनिट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्लेज इट्स रोल इन दिस एग्जिस्टेंस। तो जिस गुण के द्वारा कोई भी यूनिट इस अस्तित्व में अपना रोल प्ले करती है या अपनी यूजफुलनेस को शो करती है या अपना पार्टिसिपेशन एंश्योर करती है ना, तो उसी गुण को या उसी वैल्यू को या उसी रोल को हम उस इकाई का नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब हम चारों ऑर्डर के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को या चारों ऑर्डर में जितनी भी यूनिट्स आती हैं उन सभी के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को हम अब यहाँ समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैटेरियल ऑर्डर अर्थात पदार्थ अवस्था। तो जब भी मैं मैटेरियल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब है कि जो मैटेरियल ऑर्डर में जो भी यूनिट्स आ रही है, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, मेटल्स, है ना, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ। तो मैटेरियल यूनिट्स का स्वभाव या उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट में प्रपोजल की फॉर्म में बताया है कि जो मैटेरियल यूनिट्स हैं, जो पदार्थ अवस्था है या उसकी इकाइयां हैं, उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन। कि पदार्थ में कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन चलता रहता है, यही उसका स्वभाव है। और इसी स्वभाव के आधार पर वो पदार्थ अपना रोल प्ले कर रहा है, वो मटेरियल जो है या वो जो यूनिट है अपना रोल प्ले करती है इस अस्तित्व में, है ना। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है? जब यूनिट्स, है ना, आपस में जुड़कर, आपस में संयुक्त होकर किसी बड़ी यूनिट का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो उसको कहा कंपोजिशन। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि जो बड़ी यूनिट्स है वो जब एक समय के बाद छोटी यूनिट्स में टूट जाती है, तो जो लार्जर यूनिट है जब वो स्मॉलर यूनिट में टूट जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो उसी को कहा डिकम्पोजिशन। और इस तरीके से प्रकृति में, पदार्थ में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन चलता रहता है। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में रॉक साइकिल। जब चट्टानें बनती हैं तो एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलती है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा इग्नियस रॉक, जिनको बोलते हैं आग्नेय चट्टान। तो वो आग्नेय चट्टान क्या है? उनके जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं, चट्टान के टूटने से सेडिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। वो सेडिमेंट्स जो हैं किसी भी वाटर बॉडी के बॉटम पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें एक सीमेंटिंग प्रोसेस शुरू होती है। सीमेंटिंग का मतलब आपस में वो जुड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जुड़कर एक किसी पर्टिकुलर रॉक का निर्माण करते हैं। उस रॉक को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। मेरी बात समझ रहे हो? तो जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स, है ना, आपस में जुड़कर इसी चट्टान का निर्माण करते हैं, तो इसी को कहा कंपोजिशन। यही कंपोजिशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी यूनिट्स हैं, है ना, या स्मॉलर यूनिट्स हैं, वो आपस में जुड़ेंगी और बड़ी यूनिट का निर्माण कर देंगे। तो जो सेडिमेंट्स हैं वो स्मॉलर यूनिट्स हैं, फिर आपस में वो जुड़े, उनमें सीमेंटिंग हुई, हार्डनिंग हुई, और एज ए रिजल्ट जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो है बड़ी यूनिट, लार्जर यूनिट, है ना। तो जब छोटी यूनिट्स के जुड़ने से लार्जर यूनिट्स बनती हैं तो उसी को कहा कंपोजिशन। अब क्या होता है, जो लार्जर यूनिट है वो जैसे मान लिया सेडिमेंट्री रॉक है ना, तो उसमें हवा के प्रभाव के द्वारा, सनलाइट के प्रभाव के द्वारा, या जो हवा के अंदर माइक्रोब्स हैं उनके प्रभाव के द्वारा, या जो पानी के संपर्क में वो
रॉक है, चट्टान है, उसके द्वारा। वो भी धीरे धीरे क्या होता है, उसमें एक वेदरिंग प्रोसेस शुरू होती है, एक ब्रेकिंग डाउन की प्रोसेस शुरू होती है, उसका डीके होने लगता है। जो चट्टान बनी थी अब वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाती है ना। तो इसी को बोला है डिकम्पोजिशन। तो जब कोई बड़ी यूनिट स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाए या ट्रांसफॉर्म हो जाए या उसका ब्रेकडाउन हो जाए तो इसी को बोला डिकम्पोजिशन। तो पदार्थ में बेटा कंपोजिशन डिकम्पोजिशन चलता रहता है। बात समझ रहे हो? अभी आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। तो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ है ना, तो उस समय कंडीशन कितनी वर्स्ट थी, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन थी, है ना, और एक प्रकार का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी, और जो भी यहाँ पदार्थ प्रेजेंट था, है ना, वो सब या तो एलिमेंटल फॉर्म में था या गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, कंडीशंस अनुकूल हुई, कंडीशंस फेवरेबल हुई, तो जो एटम्स थे उन्होंने आपस में फ्यूज करना शुरू करा। तो एटम्स के फ्यूजन से मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में फिर फ्यूज किया, एक दूसरे से कंबाइन हुए, तो उससे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये आपस में फिर कंबाइन हुए, ये आपस में जुड़े, और इस तरीके से जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हॉर्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब बने। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो किस प्रकार से यूनिट्स के जुड़ने से, छोटी यूनिट के जुड़ने से बड़ी यूनिट बन रही है ना। फिर उस बड़ी यूनिट जो है आपस में जुड़ी तो और बड़ी यूनिट बनी, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, हॉर्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए, आरएनए, ये सब बने। फिर इनके एग्रीगेशन से कोशिका बनी, है ना। ये समय के काल में देखें हम तो ये सब ड्यूरिंग इवोल्यूशन सब ऐसा हुआ। ठीक है। कोशिका बनी, फिर जब कोशिकाएं बनी तो उनके जुड़ने से टिश्यूज बने, फिर टिश्यू के असेंबलेज से ऑर्गन्स बने, और ऑर्गन के असेंबलेज से जो है ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम की असेंबलेज से शरीर बना, फिर वो चाहे प्लांट का शरीर हो या एनिमल का शरीर हो या ह्यूमन का शरीर हो। तो ये जो यूनिट्स के जुड़ने से कुछ नया बन रहा है, यही कंपोजिशन है। और पदार्थ में ये पदार्थ के स्वभाव है ना, ये उसकी वैल्यू है, ये उसका रोल है। अगर ये रोल पदार्थ का ना होता, ये गुण पदार्थ का ना होता, तो क्या आज हम इस रूप में दिखते? हम तो एटम की फॉर्म में रहते या गैसेस फॉर्म में रहते, एलिमेंटल फॉर्म में रहते, हम कभी इस रूप में ना पाते। लेकिन चूंकि पदार्थ में वो गुण था कि यूनिट्स आपस में फ्यूज होती हैं, कंबाइंड होती हैं, है ना, और बड़ी यूनिट का निर्माण करती हैं, अर्थात इसी को हमने कहा कंपोजिशन। तो पदार्थ में गुण था कंपोजिशन का, और है और रहेगा, तभी तो हमारी उत्पत्ति हुई, हम इस रूप में आए। अब एक बार प्लांट बॉडी बनी, एनिमल बॉडी बनी, ह्यूमन बॉडी बनी, फिर समय के साथ साथ हमारी बॉडी डिकम्पोज भी होती है। हम सबकी एक पर्टिकुलर आयु होती है, तो जब हमारी आयु पूरी हो जाती है, शरीर पूरा हो जाता है, तो शरीर को हमारे जला देते हैं या दफना देते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वापस उन्हीं में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब हमारा शरीर जिन तत्वों से बना उन्हीं में ब्रेक डाउन हो गया, तो इसी को बोला डिकम्पोजिशन। तो इसलिए कह रहे हैं कि पदार्थ में कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन चलता रहता है। ये उसका स्वभाव है, ये उसका गुण है, और इसी गुण के आधार पर जो है पदार्थ अपना रोल प्ले कर रहा है। और चूंकि ऐसा हो रहा है तो इसलिए नए नए रूप में दिखाई पड़ते हैं। बात समझ रहे हैं? ये है। और जो चीज कंपोज हुई है वो डिकम्पोज भी होगी। तो चीजें कंपोज होती हैं, चीजें डिकम्पोज होती हैं। इसी के आधार पर प्रकृति में एक साइकिल चलती रहती है। ये जो नेचर की साइकिल जो है, जो प्रकृति का चक्र है, वो इसी वजह से है क्योंकि यूनिट्स में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन होता रहता है। अगर कंपोजिशन डिकम्पोजिशन ना हो तो एक बार जो चीज बनी हुई है वो ऐसी बनी रहे हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो भी यहाँ चीजें हैं, यूनिट्स हैं, वो क्षणिक हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है। एक तो ये बात हुई। तो ये तो हुआ पदार्थ अवस्था का स्वभाव। अब हम बढ़ते हैं प्राणिक ऑर्डर पर, है ना। तो प्राणिक ऑर्डर को हम बायो ऑर्डर भी बोलते हैं। अब बायो ऑर्डर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए, प्राणिक ऑर्डर या बायो ऑर्डर में क्या क्या आता है। जो प्लांट्स हैं वो भी इसी ऑर्डर में आते हैं, बायो ऑर्डर में। जो एनिमल की बॉडी है वो भी आती है बायो ऑर्डर में या प्राणिक ऑर्डर में।
जो ह्यूमन की बॉडी है उसको भी हम बायो ऑर्डर या प्राणिक ऑर्डर में रखते हैं। तो अब सवाल उठता है कि तो फिर एनिमल ऑर्डर में क्या आएगा और ह्यूमन ऑर्डर में क्या आएगा। ठीक है, जब एनिमल बॉडी के साथ सेल्फ एसोसिएट होता है, ठीक है, सेल्फ का मतलब जीवन, तो एनिमल बॉडी प्लस जीवन, इस संयुक्त रूप को, इस कोएग्जिस्टेंस को, दोनों को एक साथ हमने रखा एनिमल ऑर्डर में। ऐसे ही जब ह्यूमन बॉडी के साथ सेल्फ एसोसिएट होता है, अर्थात ह्यूमन बॉडी के साथ जीवन एसोसिएट होता है, तो इन दोनों के संयुक्त रूप को रखा गया है ह्यूमन ऑर्डर में। लेकिन अगर बॉडी की बात देखें तो हमारी बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, ये सभी जो है बायो ऑर्डर या प्राणिक ऑर्डर का ही पार्ट है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है या एनिमल की बॉडी है या प्लांट की बॉडी है वो प्राण कोशा से बनी है ना। तो प्राण कोशा जो है ये बायो ऑर्डर का पार्ट है। तो पहले प्लांट्स बने विकास क्रम के दौरान, एवोल्यूशन के दौरान, है ना, और जब प्लांट्स काफी मात्रा में बन गए और एक तरीके से सैचुरेशन हो गया, उसके बाद फिर एनिमल्स की बॉडी बनी और फिर लास्ट में ह्यूमन की बॉडी बनी। बात समझ रहे हो? तो जब हम प्लांट या बायो ऑर्डर का या प्राणिक ऑर्डर का स्वभाव देखते हैं तो पता चलता है कि बॉडी में तो वही हो रहा है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। क्योंकि प्लांट बॉडी किससे बनी है? मटेरियल से। एनिमल बॉडी भी किससे बनी है? मटेरियल से। ह्यूमन बॉडी भी किससे बनी है? मटेरियल से। तो हम सब पदार्थ का रूपांतरण ही तो है कि जो मटेरियल है, कुछ पदार्थ है ना, वो हाईली मॉडिफाइड हो गए और फिर वो प्लांट के रूप में, एनिमल बॉडी के रूप में और ह्यूमन बॉडी के रूप में प्रकट हुए। तो हम सब रूपांतरित पदार्थ ही हैं, हाईली मॉडिफाइड मटेरियल ही है। तो हमारा शरीर पदार्थ ही है जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से पदार्थ में कंपोजिशन डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो पदार्थ से बनने वाले शरीरों में भी कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन हो ही रहा है। इसको हम देख सकते हैं। भाई देखो, नई कोशिकाएं बनती हैं जैसे मैंने बताया, और कोशिकाओं से फिर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से फिर आपस में ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम के असेंबल होने से शरीर बनता है, और वो शरीर प्लांट का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे ह्यूमन का हो। ठीक है, इस प्रकार जो बॉडी बनी है ना, वो एक समय के बाद डिकम्पोज भी होती है और रोज भी डिकम्पोज हो रही है। अगर कोई माइक्रोबियल अटैक हमारे ऊपर होता है या इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग। इसको हम देख ही सकते हैं, है ना। किसी को लंग्स में इन्फेक्शन है तो उसके लंग्स डिकम्पोज हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। रोज हमारी बॉडी में कितनी सारी कोशिकाएं डिकम्पोज होती हैं जो आरबीसी हैं, तो बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं, है ना। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की जो बॉडियां हैं, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इनमें कंपोजिशन डिकम्पोजिशन चलता रहता है। ये बात मैंने यहीं बता दी आपको, बार बार इस बात को मैं हर ऑर्डर में रिपीट नहीं करूंगा। और ये ऐसी बात नहीं है कि इसको आप समझ ना पाओ, इसको तो हम अपने दैनिक जीवन में देख भी सकते हैं। अब जो दूसरा स्वभाव है प्लांट ऑर्डर का, वो है नर्चर एंड वर्सन। कि जो प्लांट्स हैं, है ना, या जो प्राणिक ऑर्डर की यूनिट्स हैं, ठीक है, वो दूसरी जो यूनिट्स हैं प्राणिक ऑर्डर की, है ना, उनको नर्चर भी कर सकती हैं और उनको वर्सन भी कर सकती हैं। नर्चर का मतलब है जो ग्रोथ में सहायक हो, जो बेनिफिशियल हो दूसरे के लिए, वो तो नर्चर वाला स्वभाव है बॉडी का। और जो ग्रोथ में बाधक हो, जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, उसको रिप्रेस करे, है ना, या हार्मफुल हो, तो उसको बोलते हैं वर्सन करना। तो प्लांट बॉडी जो है, जो प्लांट्स हैं, वो दूसरे जो यूनिट्स हैं जैसे कि एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनको नर्चर भी कर सकती है और उनको वर्सन भी कर सकती है। तो जैसे हम लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो फल जो है जो हम खा रहे हैं, है ना, तो फल जो है प्लांट ऑर्डर का हिस्सा है ना। तो फल हमारी बॉडी को क्या करता है, या सब्जियां क्या करती है हमारी बॉडी को? नर्चर करती है, पोषण करती है, ठीक है। ऐसे ही एक प्लांट है जिसको बोलते हैं धतूरा, वो विषैला होता है, अगर उसका सेवन कोई कर ले तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार से जो वनस्पति है, जो प्लांट ऑर्डर है, वो दूसरी यूनिट के लिए नर्चर करने वाली भी हो सकती है और दूसरी यूनिट को वर्सन करने वाली भी हो सकती है। ये उनका स्वभाव है। और इसी स्वभाव के आधार पर, इसी गुण के आधार पर हमने इस गुण को पहचाना और हमने उनसे फिर औषधियां बनानी शुरू करी कि कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो हमें नर्चर कर सकते हैं।
तो जैसे नीम है, गिलोय है, तुलसी है, आंवला है ना, अश्वगंधा है, शतावर है, सर्पगंधा है। तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं। तो इनसे जो प्लांट प्रोडक्ट निकलते हैं, है ना, या इनके जो फल हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, जड़ें हैं, है ना, तो इनसे इनमें ऐसे गुण होते हैं कि वो हमारी बॉडी को नर्चर करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, ठीक है। ये है, तो उन गुणों को पहचाना और उन तरह को औषधियाँ बनाते हैं, मेडिसिन बनती हैं, हर्बल मेडिसिन बनती है। तो चूंकि उस प्लांट का वो गुण था, वो उसका अस्तित्व में उसके आधार पर अपना रोल प्ले कर रही थी, तो उस गुण को हमने पहचाना, उसके आधार पर दवाई बनाई, ठीक है। तो ये हो गया। तो प्लांट में दोनों गुण हैं, जो वनस्पति है उसमें दोनों गुण हैं। वो दूसरी यूनिट को नर्चर भी कर सकती है, अर्थात उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, और दूसरी यूनिट को वर्सन भी कर सकती है, अर्थात उसके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हम फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो वो हमें नर्चर करती है। लेकिन अगर हम वही फल और सब्जी ज्यादा मात्रा में खा लें, अति कर दें उसकी, तो वही हमारे लिए नुकसान करने वाली भी हो जाती है। ये भी ध्यान रखना। इसलिए कहते हैं ना तो अल्प और ना अति, मध्यम बीच का, ऑप्टिमम, जितना आवश्यक है, एक संतुलित उपयोग हो। अति उपयोग भी हार्मफुल हो सकता है, ध्यान रखना। तो ज्यादा खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, इस प्रकार से। तो ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया कि क्या प्लांट्स का स्वभाव है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब एनिमल ऑर्डर को देखते हैं, ठीक है। जब एनिमल ऑर्डर की बात करता हूं तो उसमें एनिमल की बॉडी और सेल्फ दोनों को मैं संयुक्त रूप से देख रहा हूं, है ना। तो एनिमल ऑर्डर इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल बॉडी एंड सेल्फ। तो पहले बॉडी के आधार पर देखते हैं। तो एनिमल बॉडी भी ऐसी है ना, उसमें भी ध्यान से देखें तो वो नर्चर करने वाली भी है, वर्सन करने वाली भी है। अब जैसे एनिमल्स को देखते हैं, गाय का दूध हम पीते हैं, जो गाय का दूध है वो हमें नर्चर करता है, करता नहीं करता है। ऐसे ही अगर सांप को देखें और सांप में काटता है तो उसकी जो बॉडी से जहर निकलता है वो हमारे लिए नुकसान करने वाला है, वर्सन करने वाला है। तो एनिमल्स भी, तो जो एनिमल है वो भी दूसरे को नर्चर भी कर सकते हैं और दूसरे को वर्सन भी कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेडिकल साइंस में बताया था कि जो कैमिल का मिल्क होता है, ऊँटनी का दूध होता है, फीमेल कैमिल होता है ना ऊँटनी, उसका दूध जो होता है उसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रॉपर्टीज होती है। तो जिनको टीबी है उनको ऊँटनी का दूध पिलाया जाता है। तो उसमें दोनों गुण हैं, वो एंटी कैंसर भी है और टीबी का भी जो है वो खत्म करने वाला है, टीबी को भी। तो हमारी बॉडी के लिए वो नर्चर करने वाला है, हमारी बॉडी को नर्चर करता है। और हमारी बॉडी में जो टीबी के बैक्टीरिया हैं उनको वो उनका वो खात्मा कर देता है, तो उनके लिए वर्सन करने वाला है। तो ये तो एनिमल की बॉडी का हुआ कि एनिमल की बॉडी के द्वारा, एनिमल की बॉडी का स्वभाव क्या है, नर्चर और वर्सन, ठीक है। अब हम एनिमल के सेल्फ को देखते हैं। तो जो एनिमल का सेल्फ है उसमें दो स्वभाव देखने को मिलते हैं, एक तो क्रूअल और नॉन क्रूअल। या तो एनिमल क्रूअल होगा अर्थात निर्दयी होगा, हिंसक होगा, है ना, या फिर वो नॉन क्रूअल होगा, अहिंसक होगा, है ना। तो जैसे हम शेर के बच्चों को देखते हैं, शेर है ना, चीता है, लोमड़ी है, भेड़िया है, सांप है, बाज है, गिद्ध है, ये सब कैसे हैं, ये एनिमल्स जो हैं सब क्रूअल नेचर वाले हैं। ये इनका प्राकृतिक स्वभाव है, ये क्रूअल है और इसलिए जानवर को और टूट पड़ते हैं, अटैक करते हैं, है ना। इसलिए इनको बोलते हैं प्रीडेटर, शिकारी, और उसको खा जाते हैं। ये उनकी नेचर है, ये उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, इनका स्वभाव है। इसके अलावा अगर गाय को देखें, हिरण को देखें, है ना, खरगोश के बच्चे को देखें, ये सब कैसे हैं जी, ये सब बेटा नॉन क्रूअल है ना। और अगर नॉन क्रूअल्टी में देखें तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो गाय का है ना। तो ये सब नॉन क्रूअल है, तो इनका स्वभाव है, इनका प्राकृतिक स्वभाव है। और ये इनका स्वभाव जो है ये इनके ब्रीड के द्वारा, नस्ल के द्वारा ये इस अस्तित्व में ये सस्टेन रहता है, बना रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको कन्फर्मेंस में समझाया था। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर की जब स्टडी करते हैं तो उसमें ह्यूमन बॉडी एंड सेल्फ, इन दोनों के संयुक्त रूप को हम ह्यूमन ऑर्डर में देख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, वो इसलिए कहते हैं। तो बॉडी के आधार पर तो वही है,
नर्चर एंड वर्सन, तो हम अपने शरीर से किसी को नर्चर भी कर सकते हैं और इस बॉडी के द्वारा हम किसी का नुकसान भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हम, आपकी मदर हैं, वो दूध पिलाती हैं, है ना। तो अगर मदर बच्चे को दूध पिला रही है तो अपनी बॉडी के द्वारा वो दूसरे का क्या कर रही है, उसको नर्चर कर रही है। और जैसे मान लिया हम किसी जानवर को मार के खा जाते हैं या हम पेड़ काट देते हैं, तो इस प्रकार से हम दूसरी यूनिट को का वर्सन कर रहे हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसे इनहिबिट कर रहे हैं या रिप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम बॉडी के द्वारा हो रहा है। तो बॉडी के लेवल पर तो नर्चर और वर्सन जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब सेल्फ के लेवल पर देखते हैं हमारे सेल्फ का स्वभाव क्या है। तो हमारे सेल्फ के यहाँ 3 स्वभाव बताए हैं कंटेंट में, 3 बातें बताई हैं, धीरता, वीरता, उदारता। ये मानव का मूल स्वभाव है और मानव अपने इस मूल स्वभाव को तभी समझ पाता है जब उस मानव में ज्ञान समाधान एंश्योर होता है या उसका जीना ज्ञान समाधान के आधार पर होता है। तो जब तक मानव में सही समझ, सही भाव एंश्योर नहीं होता, वो अपने मूल स्वभाव को भी पहचान नहीं पाता। अब ये धीरता, वीरता, उदारता क्या है, इसको समझ लेते हैं। धीरता का मतलब होता है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब होता है कि मैं हमेशा रेडी हूं, मैं तत्पर हूं, मैं कमिटेड हूं टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ माई बीइंग एंड टू लिव अकॉर्डिंगली। कि जो चारों स्तर की व्यवस्था है या चारों स्तर पर जो हार्मनी का प्रोविजन है, उसको वैसा ही समझकर और वैसा ही मैं जी पाऊं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, तत्पर रहता हूं, रेडी रहता हूं, उसके लिए मैं कमिटेड हूं, ठीक है। तो ये जो मेरी कमिटमेंट है, रेडीनेस है टू अंडरस्टैंड एंड लिव इन हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ माई बीइंग, दिस इज व्हाट वी से धीरता अर्थात परसेवरेंस। अब दूसरा गुण आता है वीरता, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब है कि जब मैं दूसरे की हेल्प करता हूं कि दूसरा भी सही को समझकर सही के अर्थ में जो है वो जी पाए, कि जिस प्रकार से मैं कमिटेड हूं सही को समझकर सही के अर्थ में जीने के लिए, तो उसी रूप में दूसरे की हेल्प करता हूं कि दूसरा भी सही को समझकर सही के अर्थ में जी पाए। तो जब इस रूप में उसकी मैं हेल्प करता हूं तो इसी को कहा वीरता अर्थात ब्रेवरी। तो ब्रेवरी का मतलब क्या हुआ कि आई एम रेडी टू हेल्प द अदर्स टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग, कि दूसरा भी चारों स्तर की व्यवस्था को समझकर वैसा ही जी पाए। इस अर्थ में मैं उसकी सहायता कर रहा हूँ, उसकी हेल्प कर रहा हूँ, और ऐसा करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसी को वीरता कहा, ब्रेवरी कहा। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो स्वभाव बताया है उसको बोलते हैं उदारता। उदारता का मतलब है जेनरोसिटी। तो उदारता का मतलब क्या है कि जब हम सामने वाले के अंदर सही समझ, सही भाव उसमें एंश्योर हो जाए, कि सामने वाले के सेल्फ में सही समझ, सही भाव एंश्योर हो जाए, जब इसके लिए हम उसकी तन से भी, मन से भी और धन से भी सहायता करते हैं, कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, मतलब मेरा मन, माई बॉडी मेरा तन, एंड माई वेल्थ मेरा धन, इन ऑर्डर टू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग इन अदर्स, कि दूसरा व्यक्ति जो है वो चारों स्तर की व्यवस्था को समझकर और सही के अर्थ में उसका जीना हो पाए। इस रूप में मैं तन से भी, मन से भी, धन से भी उसकी सहायता करता हूं। तो इसी बात को जो है उदारता कहा है। मतलब क्या है कि आई एम रेडी टू इन्वेस्ट माई सेल्फ, माई बॉडी एंड माई वेल्थ टू हेल्प द अदर्स टू हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग। तो इसी को बेटा उदारता कहा। यही मानव के जो है मूल स्वभाव है। इसके अलावा 3 गुण और भी है मानव के, जो हम आने वाले उस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। वो बताया है दया, कृपा एंड करुणा, अर्थात काइंडनेस, बेनिफिशियंस एंड कंपैशन। वो हम आगे स्टडी करेंगे, वो भी मानव के मूल स्वभाव है। यहाँ तो इस कंटेंट में अभी ये 3 बातें बताई गई हैं, ठीक है। ये मानव के मूल स्वभाव को इंडिकेट करते हैं। तो जब तक मानव में सही समझ, सही भाव इंश्योर नहीं होता, जब तक वो खुद चारों स्तर की व्यवस्था को समझकर उसका जीना वैसा नहीं हो पाता, तब तक वो अपने मूल स्वभाव को समझ भी नहीं पाता। तो मूल स्वभाव को समझने के लिए स्वयं में सही समझ और स्वयं में समाधानित होना बहुत आवश्यक है। तो जब तक राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग और राइट थॉट इंश्योर नहीं होते, तब तक मानव अपने मूल स्वभाव को नहीं पहचान पाता, ठीक है। तो अगर मानव अपने मूल स्वभाव को नहीं पहचान पा रहा, इस बात का अर्थ इतना ही है कि मानव जो है वो एजम्पशन बेस्ड जी रहा है।
वो प्री कंडीशनिंग एंड सेंसेशन बेस्ड उसका जीवन जो है वो चल रहा है। जीवन में दुख क्यों होता है? क्योंकि जो मान रखा है उससे तृप्ति हो नहीं रही, उससे सुख एंश्योर हो नहीं रहा, और जानना हमारा हो नहीं पा रहा। मतलब नोइंग तो हो नहीं पा रही, और जो मान रखा है उससे तृप्ति नहीं हो रही, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, इसलिए मानव दुखी रहता है। तो सेटिस्फैक्शन और जिंदगी का जो सुख है ना, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कंटिन्यूटी, वो तभी एंश्योर होता है जब मानव का जीना जो है वो जानने के आधार पर हो, नोइंग के आधार पर हो, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के आधार पर हो। ठीक है, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही हमारे सेल्फ में राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंश्योर होती है। और राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग ही वो प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम जीवन में निरंतर सुखपूर्वक और निरंतर समृद्धिपूर्वक जी सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज मैंने चारों ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटा।